हेलो स्टूडेंट, और आपका फिर से स्वागत है परीक्षा मंथन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। और हम लोग पढ़ रहे हैं इंग्लिश में क्या पढ़ रहे हैं? प्रोनाउन को लगभग हम लोगों ने ख़त्म कर दिया है। प्रोनाउन का बस छोटा सा भाग रह गया। जैसे कि मैंने उस दिन पिछली क्लास में जो था वो जल्दी में मैंने विच और डैट को ऐसे ही बता दिया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स होती है उनके साथ विच और डैट का प्रयोग करते हैं। तो उसको थोड़ा सा और समझ लेंगे अच्छे से, और बस उसका रिलेटिव प्रोनाउन ख़त्म हो जाएगा। तो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग इस पर प्रैक्टिस करेंगे। रिलेटिव प्रोनाउन जैसे ही ख़त्म होगा उसके बाद हम लोग प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आप ही के पेपर का आया हुआ क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन जो मैं बनाया हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन में हु क्या होता है, हुम कौन होता है, ये तो मैं बता रखा हूँ। हुज क्या होता है ये भी बता रखा हूँ। हु क्या होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। हुम क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस होता है। हुज क्या होता है, वो पजेसिव केस होता है। जब जिस नाउन के लिए, ये मैं लिखूंगा नहीं क्योंकि इसको मैं समझा रखा हूँ, ठीक है। जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया जाता है, जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज लगाया जाता है, अगर वो नाउन उस एडजेक्टिव क्लॉज में काम कर रहा होता है तो हम लोग हु का प्रयोग करते हैं। वही एक्शन कर रहा होता है, मतलब कि उस एडजेक्टिव क्लॉज में वही सब्जेक्ट होता है, तो हम लोग हु का काम लेते हैं। उसके बाद हुम क्या था, अगर जो उस एडजेक्टिव क्लॉज जिस नाउन के लिए जो एडजेक्टिव क्लॉज लगाया गया है उस एडजेक्टिव क्लॉज में वो नाउन पे एक्शन हो रहा हो, उस नाउन पे एक्शन हो रहा हो, मतलब कि वो नाउन उस एडजेक्टिव क्लॉज में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा हो, तो हम लोग हुम लगाते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा था हुज। हुज क्या होता है, जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है, जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है वो नाउन, जिस नाउन के लिए एडजेक्टिव क्लॉज का यूज किया गया है, अगर वो ही नाउन का अधिकार उस एडजेक्टिव क्लॉज में दिखाना हो तो हम लोग हुज का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब देखिए, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे विच और डैट। विच और डैट क्या होता है? दरअसल में विच और डैट का कोई भी फॉर्म नहीं होता, वो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब में विच और डैट और वाट का ही यूज होता है। विच का प्रयोग हम लोग नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं उनको जब हमें दिखाना होता है, जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जाम्पल लिखा, वो एग्जाम्पल है द स्टोरी teaches us, story teaches us the lesson of morality is inspiring ठीक है। ये पूरा का पूरा मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। इसी एग्जाम्पल से मैं आपको समझाऊंगा कि विच डैट का प्रयोग कब करते हैं। जैसे लिखा हुआ है द स्टोरी टीचेज अस द लेसन ऑफ मोरालिटी इज इंस्पायरिंग। अब मैंने कहा कि यहाँ पे ब्लैंक आप इसमें भरिए, आप कौन सा फॉर्म भरेंगे। तो सबसे पहले ये बताइए, ये स्टोरी एक नॉन लिविंग थिंग्स है। इसको आप मतलब इसको सजीव थोड़ी ना मान सकते। स्टोरी क्या है, एक निर्जीव चीज़ है, इसको ये सजीव थोड़ी ना। तो जब एक निर्जीव चीज़ आ जाती है तो हु हुम हुज का यूज करना सबसे पहले बंद कीजिए, क्योंकि हु हुम हुज का प्रयोग हमेशा एक लिविंग थिंग्स मतलब कि सजीव वस्तु के साथ ही किया जाता है, और सजीव वस्तु में भी वो पर्सन होना चाहिए। जानवर्स के साथ हम लोग डैट का प्रयोग करते हैं। जानवर्स जो होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं या फिर बर्ड्स होती हैं, उनके साथ हम लोग हमेशा क्या यूज करते हैं, डैट का यूज करते हैं। तो ये क्या है, द स्टोरी क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। अब वो कह रहा है द स्टोरी टीचेज अस, तो इसमें काम कौन कर रहा है, स्टोरी ही हम लोग को कुछ सिखा रहा है। टीच का मतलब पढ़ाना ही बस नहीं होता, टीच का मतलब सिखाना भी होता है। तो द स्टोरी टीचेज अस, स्टोरी सिखाती है हमें। क्या सिखाती है, मोरालिटी का लेसन। जो हमें मोरालिटी का, जो हमें मतलब अच्छी बुरे चीज़ों का लेसन पाठ पढ़ा है, वो जो सिखाती है वो स्टोरी सिखाती है। तो इसमें इस एडजेक्टिव क्लॉज, जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये पूरा का पूरा जो एडजेक्टिव क्लॉज है, ये जो पूरा का पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। अब एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है तो जाइए पिछले लेक्चर में, वहाँ समझिए एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है। ये जो पूरा का पूरा है, ये पूरा एडजेक्टिव क्लॉज है। इस एडजेक्टिव क्लॉज में किसके लिए लगाया गया, इसी नाउन स्टोरी के लिए, और यही स्टोरी इसमें काम भी कर रहा है, टीच करने का, ठीक है। तो अब यही सब्जेक्ट है, जो एडजेक्टिव क्लॉज यहाँ लगाया गया है इसके लिए, उसमें यही सब्जेक्ट है। लेकिन अब हमें चूंकि हु हुम हुज का फॉर्म लगाना नहीं है, विच लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो विच का कोई फॉर्म ही नहीं होता। तो
चाहे ये स्टोरी इस एडजेक्टिव क्लॉज में सब्जेक्ट होता या ऑब्जेक्ट होता, कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमें यहाँ पे क्या यूज करना पड़ेगा, विच। क्या यूज करेंगे, विच। समझ में आया? ऐसे अगर जानवर आ जाता है यहाँ पे, किसी जानवर का नाम लिखा होता है तो डैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका छोटा सा एक रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे रिलेटिव प्रोनाउन पे प्रैक्टिस, मतलब कि अच्छे अच्छे क्वेश्चन। और एक बात बता दूं, अगर आप रिवीजन नहीं किए हैं, जो मैंने एडजेक्टिव पूरा प्रोनाउन पढ़ाया, अगर जो उस प्रोनाउन को आपने रिवीजन नहीं किया, उस प्रोनाउन के पूरे जितने भी लेक्चर मैंने लिए हैं, तो ये वीडियो मत देखिए। इसलिए मत देखिए क्योंकि आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। मैं इसमें बस क्वेश्चन कराऊंगा और क्वेश्चन में मैं बस आपको बताऊंगा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, आपको बताना है कि ये क्वेश्चन में क्या सही और क्या गलत है। और मैंने जितने भी क्वेश्चन आए हैं पेपर में वो सारे के सारे आपको मेरे लेक्चर में से मिल जाएंगे आंसर, ठीक है। लेकिन आपको पहले वो पिछली क्लास पढ़नी पड़ेगी, नहीं पढ़े हैं तो फिर यहाँ पे कोई यूज नहीं है आपका, आप कुछ नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये बस एक प्रैक्टिस सेशन है, ठीक है। जैसे पहला ही क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, माई सन एंड माई डॉटर। My son and my daughter are very fond of, और यहाँ पे डैश है, ठीक है, डैश है। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ए herself, बी each other, सी themselves, and D himself। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और एक एक ऑप्शन देखते चलेंगे, ठीक है, एक एक ऑप्शन देखते चलेंगे। ये बताइए क्या लिखा हुआ है, माई सन एंड माई डॉटर, मेरा बेटा और मेरी बेटी, आर फॉन्ड ऑफ, और वेरी फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है, फॉन्ड का मतलब जो होता है वो होता है प्यार करना, ठीक है। इस फॉन्ड का मतलब होता है प्यार करना, ठीक है। तो माई सन एंड माई डॉटर, मेरा बेटा और मेरी बेटी एक प्यार करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे जो भरना है, ये जो फिल करना है। अब चलिए आ जाइए ऑप्शन पे। पहला ऑप्शन क्या है, हर सेल्फ। पहला ऑप्शन क्या है, हर सेल्फ, ठीक है। हर सेल्फ कब लगाते हैं, ये एक क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज कब होता है, जब कोई सब्जेक्ट कोई एक्शन करता है और उसका इफेक्ट खुद उसी के ऊपर पड़ता है, तो वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्स का मतलब होता है क्या करना, रिफ्लेक्ट का मतलब होता है कोई चीज आपने किसी पे डाली, वो रिफ्लेक्ट होकर आप ही के पास चला आया, इसी को कहते हैं रिफ्लेक्ट, और उसी से बना था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये सब चीजें मैंने पढ़ा रखी हैं। तो ये बताइए यहाँ पे हर सेल्फ कब यूज होता, जब जो एक्शन माई, ये बेटा और बेटी जो एक्शन करते, वो एक्शन उन्हीं पे वापस आ जाता। एक्शन क्या किया इन्होंने, एक्शन क्या किया, यहाँ पे देखिए माई सन एंड माई डॉटर, ठीक है। ये अगर कोई एक्शन करते और उस एक्शन का इफेक्ट इन्हीं दोनों पे पड़ने लगता, तो वहां पे वो यूज करते हर सेल्फ, ठीक है। हर सेल्फ भी नहीं यूज कर पाते, क्यों नहीं यूज कर पाते, देखिए पहली बात तो ये हर सेल्फ और हिमसेल्फ दोनों कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि ये दोनों है प्लूरल। अगर इन दोनों को साथ में ले लिया जाए तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। जैसे मैंने बोला राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब इनके साथ जो भी प्रोनाउन लगेगा, अब इनके लिए जो भी प्रोनाउन लगेगा, राम एंड श्याम, इनके लिए जो भी प्रोनाउन लगेगा वो हमेशा क्या लगेगा, प्लूरल वाला प्रोनाउन लगेगा। थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन का सीट, आप सिर्फ वो जो सीट मैंने दिया हुआ है आपको, उस चार्ट में जाएंगे, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन में प्लूरल, प्लूरल क्या होता है, प्लूरल में थर्ड पर्सन का प्रोनाउन क्या होता है, दे। तो इन दोनों के लिए जो भी हम लोग यूज करेंगे वो होगा दे, और दे का फॉर्म। इसी तरह यहाँ पे है माई सन एंड माई डॉटर, मतलब कि ये दो लोग अलग अलग है और ये दोनों थर्ड पर्सन है,
तो इन दोनों के लिए कंबाइंड रूप से जो प्रोनाउन यूज किया जाएगा वो थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर होगा। तो ये माई सन एंड माई डॉटर, थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर क्या होता है? दे। तो दे का ही फॉर्म यूज होगा। तो मतलब कि हरसेल्फ और हिमसेल्फ तो गलत हो गया, यहां से हरसेल्फ और हिमसेल्फ दोनों गलत हो गया। एक रीजन और, इन दोनों ने जो एक्शन किया है उसका इफेक्ट इन्हीं दोनों पे नहीं पड़ रहा है, उल्टा इन दोनों पे नहीं पड़ रहा है, बल्कि एक दूसरे पे पड़ रहा है। ठीक है, एक दूसरे पे पड़ रहा है। तो यहां पे हरसेल्फ, हिमसेल्फ और देम सेल्वेज भी खत्म। क्यों देम सेल्वेज खत्म? क्योंकि ये एक्शन जो किए हैं, एक दूसरे से जो प्यार कर रहे हैं, खुद से थोड़ी ना कर रहे हैं, बल्कि क्या कर रहे हैं? एक दूसरे को चाहते हैं, एक दूसरे के लिए क्या है? फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड का मतलब होता है जैसे आप किसी चीज को बहुत चाहते हैं, उसी को कहते हैं फॉन्ड। ठीक है, फॉन्ड ऑफ। तो फॉन्ड ऑफ का मतलब हो गया कि आप, ये जो माई सन एंड माई डॉटर हैं, ये एक दूसरे के फॉन्ड ऑफ हैं, मतलब एक दूसरे को बहुत चाहते हैं। ठीक है, खुद को नहीं चाहते, एक दूसरे को चाहते हैं। और ईच अदर किसके लिए बना है? इसी के लिए बना हुआ है। इसी के लिए क्या बना हुआ है? ईच अदर। ईच अदर का प्रयोग, और मैंने एक बताया था कि ईच अदर का प्रयोग हमेशा दो व्यक्तियों के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए, सन एक डॉटर, दो ही लोग हैं और दोनों लोग एक दूसरे को चाह रहे हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे? ईच अदर। हर सेल्फ क्यों कैंसिल? क्योंकि पहली बात तो यहीं से कैंसिल हो गया कि ये दोनों प्लूरल है। इन दोनों के लिए जो हम लोग एक प्रोनाउन यूज करेंगे वो क्या? प्लूरल नंबर का प्रोनाउन यूज करेंगे। इसको एक बार समझ लीजिए। ये मैंने जैसे मैंने लिखा राम एंड श्याम वर बेस्ट फ्रेंड्स। ठीक है, राम एंड श्याम वर बेस्ट फ्रेंड्स एंड, अब देखिए मैं यहां पे यूज करता हूं एक ही, एक दे। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं बताऊंगा कौन सा सही है। ही, दे लव्ड ईच अदर। ठीक है, अब देखिए यहां पे हमने जो प्रोनाउन यूज किया है, यहां पे देखिए राम एंड श्याम, दो लोग हैं, दो पर्सन है, दो पर्सन का मतलब प्लूरल। तो इनके लिए कंबाइंड रूप से हमें एक प्रोनाउन यूज करना है। इन दोनों के लिए ऐसा प्रोनाउन यूज करना है जो कि इन दोनों को क्या करे? डिनोट करना शुरू कर दे, इन दोनों को दिखाना शुरू कर दे। ऐसा प्रोनाउन हमें यूज करना है जो कि इन दोनों को, दोनों ही को रिप्लेस कर दे। अब एक बात बताइए, ही का यूज, ही या सी का यूज हम हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए करते हैं। ही और सी का यूज हम हमेशा किसके लिए यूज करते हैं? सिंगुलर नंबर के लिए यूज करते हैं। अब एक बात बताइए, राम एंड श्याम क्या हो गए? दो लोग हो गए, दो हो गए, सिंगुलर, सिंगुलर अब रह नहीं गए। मोर देन वन जैसे ही होता है, इंग्लिश में मोर देन वन प्लूरल होता है, हिंदी में एक वचन द्विवचन होता है, लेकिन यहाँ पे द्विवचन का कोई रोल नहीं है। यहाँ पे एक से ज्यादा होते ही उसको प्लूरल मान लिया जाता है। तो आप एक बात बताइए, राम एंड श्याम कितने पर्सन है? दो पर्सन है। अब जैसे ही दो पर्सन हुए तो ही का यूज तो वहां हम कर नहीं सकते। ही का यूज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ही हमेशा सिंगुलर नंबर के लिए यूज होता है। अब हमें इन दोनों के कंबाइन के रूप में एक प्रोनाउन चाहिए। तो ही तो गया, ही तो गयो। ठीक है, अब ही गयो तो बचा दे, और दे एकदम देखिए सटीक बैठ रहा है। क्यों? क्योंकि ये राम एंड श्याम प्लूरल, राम एंड श्याम प्लूरल, और दे प्लूरल के लिए ही यूज होता है। ये दोनों थर्ड पर्सन, तो दे थर्ड पर्सन के लिए ही यूज होता है। दूसरी बात, दे आप चार्ट में देखिएगा कॉमन यूज होता है। दे जो होता है वो कॉमन जेंडर के लिए यूज होता है। कॉमन जेंडर का मतलब कि कोई भी जेंडर रहे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर जो एक से ज्यादा है तो उसके लिए हम लोग दे का यूज करेंगे। तो अगर जो यहाँ राम एंड सीता भी होता तो भी दे सटीक बैठ जाता। तब तो वहां ही सी में आप कंफ्यूज हो जाते कि यार राम के लिए ही लगाना है, सीता के लिए सी लगाना है। ठीक है, तो नहीं लगता। क्यों? क्योंकि दो हो गए और दो होते हैं प्लूरल। प्लूरल में थर्ड पर्सन के लिए प्रोनाउन हमेशा दे होता है, तो इसलिए दे का यूज करते हैं। तो यही चीज मैं यहां समझाना चाह रहा था। हर सेल्फ हिमसेल्फ नहीं लग सकता क्योंकि यहां पे दो है, दो थर्ड पर्सन है, और जैसे ही दो थर्ड पर्सन हुए वो प्लूरल, और प्लूरल में थर्ड पर्सन दे यूज होता है। तो हर सेल्फ हिमसेल्फ तो गया। देम सेल्वेज भी नहीं होगा क्योंकि इन दोनों ने जो एक्शन किया इनके ऊपर नहीं पड़ रहा, बल्कि इसके किए एक्शन का भी प्रभाव इस पे पड़ रहा है और इसके किए एक्शन का प्रभाव इस पे पड़ रहा है। ठीक है, इसके किए एक्शन का प्रभाव किस पे पड़ रहा है? इस पे पड़ रहा है, और इसके किए गए एक्शन का प्रभाव इस पे पड़ रहा है, मतलब एक दूसरे पे पड़ रहा है। तो एक दूसरे के लिए क्या लिखा है? म्यूचुअल रिलेशन के लिए क्या दिखाया गया है? ईच अदर लिखवाया मैंने, और ईच अदर हमेशा दो व्यक्तियों के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे देखिए बस दो ही व्यक्ति हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन समझ में आया।
तो अगर आपने क्लास नहीं किया है, अगर आपने क्लास नहीं किया तो आपको समझ में आने वाला नहीं है, ठीक है। और एक बात और, जो सीरियस है वो इस प्रैक्टिस सेशन में तो भाई कंपलसरी है कि आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है these mangoes are ripe, ठीक है। ये सारे के सारे आपके पेपर के क्वेश्चन है, ये यूपी टेट 16 का क्वेश्चन है, ठीक है। पहला है क्वांटिटेटिव, मैं बता रहा हूं क्या इसमें पूछा है, क्वांटिटेटिव। दूसरा है पॉजेसिव, और तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव, और चौथा है इंट्रोगेटिव। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन को पूछा गया है, ये क्वेश्चन दिया है दीज मैंगोज आर राइप, मतलब राइप मीन्स होता है पका होना, ठीक है। तो ये जो आम है ये क्या हुए, पके हुए हैं। अब इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि ये बताइए, हमें बस इतना बता दीजिए कि ये जो वर्ड दीज यूज हुआ है, ये जो वर्ड दीज हुआ है, पहले तो मैं एक एडिशनल क्वेश्चन ये पूछता हूँ आपसे कि ये दीज क्या है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, क्या है। सबसे पहले आपसे यही क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है लेकिन क्वेश्चन में ऊपर लिख रखा है कि इस प्रोनाउन या एडजेक्टिव का कौन सा फॉर्म ये है, लेकिन सबसे पहले मैं आपसे पूछता हूं कि ये एडजेक्टिव है कि प्रोनाउन है। आपको सबसे पहले ये बताना है। देखिए मैंने पढ़ा था, आप लोग को पढ़ाया था डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और वहीं पे मैंने समझा रखा था डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी, दोनों में अंतर समझाया था, और उसी अंतर के लिए मैंने ये क्वेश्चन उठाया है। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी इशारा करते हैं, किसी चीज की तरफ इशारा करने का काम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन करते हैं, लेकिन डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कभी भी नाउन के आगे नहीं आते हैं। जैसे मैंने बोला, अगर मुझे इससे लिखना होता, जैसे मैंने लिखा दिस इज, यही एग्जाम्पल दिया भी था, दिस इज माई टेबल। अब यहां पे जो दिस है, यहाँ पे जो दिस है, ये बस सिंपली इंडिकेट करने का काम कर रहा है। अगर जो इस दिस को आप 1 मिनट के लिए भूल जाए तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, ये तो कंप्लीट ही नहीं हुआ। मतलब कि देखिए सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह कौन आता है, नाउन या प्रोनाउन, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो इसकी जगह प्रोनाउन आ सकता है, नाउन आ सकता है, नाउन है नहीं तो ये प्रोनाउन हुआ, सिंपल सा, अगर जो आपको ट्रिक सिखाऊं तो, ठीक है। लेकिन अगर आप देखिए, ये सिंपली एक इंडिकेट करने का काम कर रहा है कि जैसे मैंने टेबल की जगह मान लीजिए मार्कर लिखा हुआ है, टेबल की जगह मान लीजिए मार्कर लिखा हुआ है, मार्कर लिखा हुआ है, सिंपली इंडिकेट कर रहा है। क्या कर रहा है, जैसे मैंने बोला कि मार्कर है, मैंने यहाँ पे रख दिया मार्कर, शायद आपको नहीं दिख रहा होगा, ये मैंने मार्कर रख दिया, मैंने बोला यह मेरा मार्कर है, तो मैंने इंडिकेट किया है कि यह मेरा मार्कर है। तो यहाँ पे इंडिकेट करने का काम सिंपली क्या कर रहा है, दिस कर रहा है, किसी पे अधिकार नहीं दिखा रहा है, बस एक क्या कर रहा है, एक इंडिकेट कर रहा है कि ये जो मार्कर वहां रखा हुआ है ये मेरा मार्कर है, ठीक है। तो इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हुआ, डिमॉन्स्ट्रेट कर रहा है, और किसी के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रहा है, बस इंडिकेट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन यहीं पे अगर मैं इसको ये लिख देता, अगर यहीं पे मैं ये लिख देता, दिस मार्कर इज माइन, मैं ये लिख देता, मैं ये क्वेश्चन लिख देता, दिस मार्कर इज माइन। अब यहां पे क्वेश्चन क्या होता, आप दिस को, मैं बोला कि दिस क्या है, तो आप 1 मिनट के लिए इसको बंद कीजिए, तो क्या आया, मार्कर इज माइन, मार्कर मेरा है, मार्कर मेरा है। आपसे क्वेश्चन पूछा कि भाई
जैसे ये इतना मार्कर रखा हुआ था, आपने बोला मार्कर मेरा, तो फिर आपने पूछा जिसके पास मार्कर, उसने पूछा कौन सा मार्कर आपका, तो आपने इंडिकेट करके बताया, एक और जानकारी उस मार्कर के बारे में एडिशनल दी कि ये वाला मार्कर मेरा है, ये वाला मार्कर मेरा है। तो ये जो दिस आया, इस मार्कर के बारे में जानकारी दिया। ये जो दिस आया वो किसके बारे में जानकारी दिया? इस मार्कर के बारे में। मार्कर क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो जानकारी देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये दिस क्या हो गया? एडजेक्टिव। अब ये भी दिस की डिमॉन्स्ट्रेट ही कर रहा है पर एडजेक्टिव के रूप में, तो ये दिस क्या हो गया? डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ आया? ये चीज मैं सारा डिटेल में समझा रखा हूँ पिछली क्लास में। तो अब इसी चीज को यहाँ पे ध्यान से देखिए, जैसे लिखा है दीज मैंगोज आर राइप। अब इस दीज मैंगोज आर राइप को आप सिंपली एक बात बताइए, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंगोज आर राइप, ठीक है, इसको 1 मिनट के लिए भूल जाइए। मैंगोज आर राइप, आम, मान लीजिए 2 टोकरी में आम रखा हुआ है, मान लीजिए ये 2 टोकरी है और इसमें आम रखा हुआ है, ठीक है। एक टोकरी में ये है और एक टोकरी ये है। आपसे पूछा, मैंने बोला कि दिस को भूल जाए, तो लिखा मैंगोज, आपने बोला कि आम पके हुए हैं, तो मैंने बोला भाई कौन से आम पके हुए हैं, तो आपने बोला ये वाले आम पके हुए हैं। तो आपने आम वाले में एक एडिशनल जानकारी दी, मैंने बोला आम पके हुए हैं, मैंने एक एडिशनल जानकारी दी कि ये वाले आम पके हुए हैं, ये वाले आम पके हुए हैं। तो अब इसी एडिशनल जानकारी की वजह से ये वाला जो टोकरी था वो किनारे चला गया, बचा ये टोकरी। तो ये जो मैं अभी को जो बोला वो ये वाले आम जो पके हुए, ये दीज, एक एडिशनल जानकारी दिया मैंगोज के बारे में। मैंगोज क्या है? नाउन। नाउन के बारे में जो जानकारी देता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। तो ये क्या हो गया? दीज एडजेक्टिव। अब दूसरी बात, ये तो हुआ एडजेक्टिव, ये क्या हुआ? एडजेक्टिव। अब इस एडजेक्टिव ने क्या किया? डेमोन्स्ट्रेट करने का काम किया है। तो कौन सा एडजेक्टिव होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। कौन सा एडजेक्टिव होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ये सही है, ये गलत है। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव क्या होता है? जो एडजेक्टिव संख्या बताने का काम करता है उसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। पॉजेसिव एडजेक्टिव पढ़ रखा है, जो एडजेक्टिव अधिकार दिखाने का काम करता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो प्रश्न पूछने का काम करता है और उसका उत्तर देते समय आप उस प्रश्नवाचक वर्ड जो है उसकी जगह आप ऐसा वर्ड यूज करते हो जो किसी नाउन के बारे में बताता है, उसी को कहते हैं इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव अभी समझाया। तो ये क्वेश्चन था आपके क्वेश्चन में, देखिए मैंने आपको समझा रखा था, अगर आप प्रोनाउन भी पढ़ के जाते तो ये क्वेश्चन आप करके चले आते। मैंने समझा रखा था कि दीज मैंगोज आर राइप है, आपको पूछना था। और दूसरी चीज ट्रिक मैंने बता रखा है, कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आगे एक नाउन हमेशा यूज होता है। हमेशा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के आगे एक नाउन यूज होगा। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, डिटेल में समझाया कैसे है, लेकिन देखिए इसके आगे एक नाउन यूज हुआ। लेकिन कभी भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के आगे कोई नाउन नहीं यूज होता है। तो अगर जो ये अकेले होता और इसके आगे कोई नाउन ना होता तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन रहता। समझा? तो ये था दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इज द बेस्ट स्टोरी। सॉरी, क्वेश्चन है यहां पे ब्लैंक है और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहां पे ब्लैंक है, फिल करना आपको वही। और क्वेश्चन आगे लिखा है इज द बेस्ट स्टोरी, ठीक है। अब देखिए ऑप्शन 1 जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है योर्स, बी ऑप्शन है योर और सी ऑप्शन है योर्स और एपोस्ट्रोफी एस और डी ऑप्शन है योर्स, ठीक है। ये 4 ऑप्शन है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा यहां पे यूज होगा। अब देखिए मैं ये आपको पिछली क्लास में जब मैंने पॉजेसिव प्रोनाउन पढ़ाया था तो उसमें ये बात नहीं बताया था, क्योंकि मुझे लगा था कि इस टाइप का क्वेश्चन आप में नहीं आएगा। लेकिन ये क्वेश्चन आप ही के पेपर टेट 2016 का है। ये यूपी टेट, आप लोग क्वेश्चन जाके मैच भी कर सकते हैं, 16 का आंसर क्वेश्चन है। मैंने इसको इसीलिए लिखा है और इसको मैं कुछ चीज़ें समझाऊंगा, उस पर थोड़ा फोकस कीजिएगा।
और थोड़ा कॉन्सेंट्रेट रहिएगा। देखिए जो एडजेक्टिव होता है ना, ये जो प्रोनाउन होता है, ये जो प्रोनाउन होता है पजेसिव प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन का एक काम और होता है कि वो एक नाउन को रिपीट होने से रोकता है, किसी नाउन को रिपीट होने से भी रोकता है। आप ये बोल सकते थे दिस मार्कर इज माई मार्कर, यह मार्कर मेरा मार्कर है, बोल सकते थे। आप सोचिए, आप इसको ये भी तो लिख सकते थे दिस मार्कर इज माई मार्कर, लिखा जा सकता था। नहीं दिख रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, मैं ये लिखा हूं दिस मार्कर इज माई मार्कर, ये लिखा जा सकता था कि यह मार्कर मेरा मार्कर है। सिंपल सा एक लैंग्वेज में इसको लिखा जा सकता था कि यह मार्कर मेरा मार्कर है। ठीक है, मैंने सिंपल लिखा कि यह मार्कर, यहाँ पे मैंने डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का यूज किया है और यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव का यूज किया है। मैंने बोला यह मार्कर मेरा मार्कर है। ठीक है, सिंपली सा लिखा यह मार्कर मेरा मार्कर। लेकिन अगर मुझे बार बार मार्कर लिखना और मैं चाहता हूं कि एक मार्कर मैं यहां पे न लिखूं, तो इसको हटाने के लिए, इस नाउन का विलोप करने के लिए हम लोग यहां पे पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, माइन का। और देखिए इसी चीज को मैंने लिखा दिस मार्कर इज माइन, इसका मतलब है कि दिस मार्कर इज माई मार्कर। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज हमेशा पजेसिव प्रोनाउन का यूज कभी कभी एक नाउन को विलुप्त करने के लिए, मतलब उस नाउन को हटाने के, रिपीटेशन रोकने के लिए भी किया जा सकता है। जैसे एक क्वेश्चन और लिखते हैं, एक एग्जांपल और देते हैं आपको। एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मैंने लिखा योर ब्रदर एंड माई ब्रदर आर गुड फ्रेंड्स। आर गुड फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है योर ब्रदर एंड माई ब्रदर आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, यहां पे मैंने लिखा आपका भाई और मेरा भाई क्या है, एक अच्छे दोस्त हैं। आपका भाई और मेरा भाई क्या है, एक अच्छे दोस्त हैं। ठीक है, एक अच्छे दोस्त हैं। अब एक बात है, यहां पे मैंने लिखा योर ब्रदर एंड माई ब्रदर, क्या आपको एक ब्रदर जो नाउन है, ये ब्रदर जो है ये रिपीटेशन बार बार नहीं दिख रहा है? योर ब्रदर एंड माई ब्रदर, इस क्वेश्चन में कोई गलती नहीं है, ये जो सेंटेंस है ये सही है, इसमें कोई गलती नहीं है, ये सेंटेंस सही है। आप बोल सकते हैं भाई योर ब्रदर एंड माई ब्रदर आर क्या हुआ, गुड फ्रेंड्स। लेकिन ये जो ब्रदर है, इस ब्रदर को मैं चाहता हूं बार बार रिपीटेशन रोकना। आप थोड़ा सा सोफिस्टिकेटेड बनना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि नहीं मैं थोड़ा लोगों से हट के हूं, मैं अब ज़्यादा नहीं बोलूंगा लेकिन आपको समझा ले जाऊंगा जो मैं बोलना चाहता हूं। तो उसके लिए आपने क्या बोला, योर ब्रदर एंड माई ब्रदर, एक आदमी बोला था, आपने बोला नहीं मैं बार बार ब्रदर नहीं बोलूंगा। तो उसके लिए ही बनाया गया था कि उस ब्रदर को विलुप्त करने के लिए आप यहाँ पे एक सिंपल सा वर्ड यूज कर सकते थे, पजेसिव प्रोनाउन, और वो क्या था, माइन। माइन। अभी देखिए ये जो मैंने लिखा है योर ब्रदर एंड माइन, अब इसका मतलब ही हो गया माइन का मतलब हो गया कि योर ब्रदर एंड माई ब्रदर। अब हो गया वो दिमाग में, आप जैसे ही आपने माइन लिखा तो इसका मतलब ही हो गया कि ये ब्रदर फिर आएगा और माई वहां चेंज हो जाएगा। ठीक है, योर ब्रदर एंड माइन, इसका मतलब है योर ब्रदर एंड माई ब्रदर। ठीक है, तो उस ब्रदर की रिपीटेशन को रोकने के लिए पजेसिव प्रोनाउन का भी यूज किया जाता है। तो यहां पे जो पजेसिव प्रोनाउन यूज किया है उसने किसका रिपीटेशन रोक दिया, ब्रदर का। तो मैंने लिखा योर ब्रदर एंड माइन आर गुड फ्रेंड्स। ठीक है, तो पजेसिव प्रोनाउन क्या काम करता है, बार बार किसी रिपीटेशन को भी रोकने का, किसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने का भी काम करता है। ठीक है, अब देखिए एक बात और मैंने समझाई थी कि पजेसिव प्रोनाउन और पजेसिव एडजेक्टिव में क्या होता है। पजेसिव एडजेक्टिव के ठीक आगे एक नाउन जरूर जाएगा। एडजेक्टिव कभी भी हो यार, अगर जो वर्ड का एडजेक्टिव है तो उसके आगे नाउन का आना कंपलसरी है। ठीक है, चाहे वो पजेसिव हो, डेमोन्स्ट्रेटिव हो, कोई हो। लेकिन प्रोनाउन में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोनाउन बल्कि नाउन को रिप्लेस करता। अभी तक यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, माई ब्रदर, ब्रदर क्या था, नाउन था, उसी को तो रिप्लेस करके माइन आया है, उसी को तो रिप्लेस करके माइन आया है। नाउन को रिप्लेस करने का काम प्रोनाउन करता है, तो इसके आगे कभी प्रोनाउन का यूज, नाउन का यूज कर ही नहीं सकते आप। ठीक है, तो यहां पे माइन हो गया और किसका रिपीटेशन रोक दिया गया, ब्रदर का। इसी क्वेश्चन, इसी फार्मूले का यूज इस क्वेश्चन में किया गया है।
इसी फार्मूले का यूज इस क्वेश्चन जो मैंने लिखा हुआ है इसमें यूज किया गया है। अब एक बात बताइए, दूसरी चीज देखिए, मैंने तो ये पूरा समझा रखा है, मैं चाहता तो आपको एक वर्ड यूज किया जाता है एलिमिनेटिंग ऑप्शन। ऑप्शन एलिमिनेट करके क्वेश्चन का आंसर निकालना। बाय द वे मान लीजिए आप भूल गए तो वहां पे क्वेश्चन आंसर का एलिमिनेशन शुरू कीजिए। आंसर को एलिमिनेट करना, ऑप्शन जितने भी दिए हैं सबको एलिमिनेट करना शुरू कीजिए। एक बात और याद रखिएगा, कभी भी पजेसिव प्रोनाउन में एपोस्ट्रोफी का यूज नहीं करते हैं। तो ये एपोस्ट्रोफी यस गलत, यहाँ पे भी एपोस्ट्रोफी का यूज गलत, तो ये दोनों तो ऐसे ही खत्म होगा। कभी भी देखिए जैसे होता है ना आवर्स, हर्स, ठीक है, हिज, योर्स, ये जो वर्ड यूज होते हैं जो कि लास्ट में असा, ये जैसे मैंने लिखा आवर्स, ठीक है, योर्स, ये जो वर्ड यूज किया है देखिए लास्ट में ऐसा आ रहा है, तो कुछ क्या करते हैं एपोस्ट्रोफी जोड़ देते हैं। नहीं, एपोस्ट्रोफी एस का यूज नहीं किया जाता है, तो ये और ये गलत हो गया, ठीक है। दूसरी चीज, अब एक बात आइए, अगर ये योर क्या है, योर आप जब चार्ट में देखेंगे तो योर क्या है, एक पजेसिव एडजेक्टिव है, तो बस योर का यूज यहाँ किया नहीं जा सकता। जैसे ही आप योर का यूज करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव कोई हो अपने आगे एक नाउन लेता है, तो इसके आगे आपने योर लिख दिया, मान लीजिए योर लिख दिया, योर। अब योर के आगे कोई नाउन है, योर के आगे कोई नाउन है, नहीं है। योर इज द बेस्ट स्टोरी, गलत है। योर इज द बेस्ट स्टोरी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि योर एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव के आगे एक नाउन का आना कंपल्सरी है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो तीन ऑप्शन तो गलत हो गए, तो ऑब्वियस सी बात है योर्स ही होगा आंसर, योर्स। ये तो था ऑप्शन एलिमिनेट करना। अब आपको फॉर्मूला बताता हूं। अभी मैंने समझाया कि पजेसिव प्रोनाउन जो होते हैं वो किसी नाउन को एलिमिनेट करने का काम करते हैं, किसी नाउन को क्या करते हैं, एलिमिनेट करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने योर्स यूज किया है वो स्टोरी के बार बार रिपीटेशन को रोकने का काम कर रहा है। आप यहाँ पे ये लिख सकते थे योर स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी, लिख सकते थे। अगर योर यूज होता है, अगर यहीं पे स्टोरी लिखा होता, ये लिखा होता ब्लैंक के ठीक बाद एक स्टोरी लिखा होता, योर ये ब्लैंक डाला होता, यहाँ पे लिखा होता स्टोरी इज द बेस्ट स्टोरी, तो आप योर लगाते, क्योंकि नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव का यूज कर सकते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का नहीं। तो योर से यहाँ गलत हो जाता, योर आ जाता। लेकिन चूंकि नाउन का यूज नहीं है, तो अब आपको इसका मतलब एग्जामिनर ये देखना चाहता था कि स्टोरी जो एक नाउन है उसके रिपीटेशन को कैसे रोका जाए, ठीक है। तो इसी नाउन के रिपीटेशन को रोकने के लिए कि क्या बना गया, पजेसिव प्रोनाउन। तो योर का यहाँ क्या हो गया, योर्स। क्या हो गया, योर्स, इसी पजेसिव प्रोनाउन। इसका मतलब हो गया योर स्टोरी। ये जो इसका मतलब है ये हो गया योर स्टोरी। तो इसके बार बार रिपीटेशन को रोकने के लिए, हमें पजेसिव प्रोनाउन का यूज करना चाहिए, ठीक है। पजेसिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो पजेसिव प्रोनाउन का यूज करके स्टोरी के रिपीटेशन को रोका गया है, तो इसीलिए यहाँ पे योर्स यूज होगा, ठीक है। ये थे इतने क्वेश्चन। आगे का जो क्वेश्चन है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, और देखिए मैं इसीलिए कह रहा था क्योंकि मैं इसमें बहुत ही डिटेल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। जो हम लोगों ने पढ़ा रखा है उसको सारे को हम लोग अप्लाई करेंगे अब, ठीक है। तो उस चीज़ से कहीं ज़्यादा जरूरी है कि अब आप पढ़ाई पे ध्यान, वो मेरे प्रैक्टिस सेशन पे ध्यान दीजिए, ठीक है। तो आज का क्लास बस यहीं रखते हैं, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें भी प्रैक्टिस जारी रहेगी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, देखिए मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ, इतना बच्चा कोई नहीं समझाएगा। वो टीचर आता डायरेक्ट कहता मैं पढ़ा चुका हूँ, ये ऑप्शन होगा, ये आंसर सही है, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, एक एक कड़ी आपका एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आपको छोटा सा एक काम रहता है, शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। इतना अच्छा पढ़ा रहा हूँ, कमेंट भी अच्छे आते हैं, लेकिन यार व्यू नहीं बढ़ रहे हैं, ना लाइक बढ़ रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा उसको शेयर भी कीजिए कि हाँ देखो एक नए टीचर आए हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। ना पसंद आए तो बात की बात है, लेकिन अगर पसंद आ रहा है तो फिर शेयर करते रहिए, ठीक है। तो इसको क्या करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को और शेयर करना है, ठीक है। तो बस आज के लिए यही रखते हैं, चलिए गुड बाय।